गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थ्योरी ऑफ डार्विन को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट वेयर द ऑब्जर्वेशंस, डार्विन के द्वारा किए गए वो कौन से प्रेक्षण थे, कौन से ऑब्जर्वेशन थे, किन ऑथर्स को पढ़ करके, किन विचारकों को पढ़ करके उन्होंने उसका मंथन किया और इन सारे प्रेक्षणों और जो उस मंथन के पश्चात इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम लोग स्ट्रेट अवे जो सिद्धांत है डार्विन का वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा इसमें लिखा हुआ है, देयर आर 6 मेन पॉइंट्स ऑफ द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब विकासवाद का जो सिद्धांत है डार्विन का, उसके 6 बिंदु हैं। तो पहला है ओवर प्रोडक्शन, मतलब प्रकृति में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, सबके साथ कहानी क्या है कि सब में एक सामान्य सी प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी स्पीसीज को, अपनी प्रजाति को ये चाहते हैं कि उसकी प्रजाति धरती पर अक्षुण्ण रहे, मतलब उसकी प्रजाति संरक्षित रहे हमेशा के लिए। और इसलिए जो रिप्रोडक्शन है, ओवर रिप्रोडक्शन है, इसकी एक सामान्य प्रवृत्ति होती है। जैसे बहुत सारे उदाहरण ऐसे आपको मिलेंगे। जैसे एक साल्मन मछली है, वो करीब करीब आप यूं समझिए कि वो 28 करोड़ अंडे एक सीजन में देती है। जो सीपी होती है, जिससे मोती पैदा होता है, उससे आप ये मान लो 6 से 8 लाख अंडे वो देती है। उसी प्रकार से जैसे देखिए कि एक मक्खी है तो उससे तो इतने अंडे दे सकती है कि उसकी गिनती नहीं है। जो एलिफेंट है, हाथी है, उसके बारे में माना जाता है कि दे आर द स्लोएस्ट ब्रीडर, वो सबसे धीमी गति से प्रजनन करने वाले प्राणी है। लेकिन अगर 100 साल के अंतराल में उसके सारे के सारे बच्चे जीवित रह जाएं तो ये माना जाता है कि करीब करीब 19 लाख करीब 2 करोड़ के आसपास एलिफेंट पूरी धरती पर हो जाएंगे 700-750 साल में। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज गॉट इनॉर्मस कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस इनॉर्मस ब्रीडिंग, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, वो कोई भी प्रजाति अपने संतानोत्पत्ति कर सकती है। लेकिन अब उसमें होता क्या है कि फिर कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्यों होता है? स्पर्धा होती है कि भाई जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा किसी भी प्रजाति का, तो धरती पर अनाज है, उनके रहने का बसेरा है, ये सारी की सारी चीजें तो लिमिटेड है ना। So since the living space and food are limited, so offspring from each generation must compete among themselves in order to live. कि चूंकि जो रहने का आस्थान है, आवास है, भोजन है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सीमित है। तो प्रत्येक पीढ़ी के जो संतति होते हैं उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या करें, वो compete करें एक दूसरे से, उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा हो। और उस प्रतिस्पर्धा के पश्चात उस जितना प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी प्रजनन हुआ है, उसके कुछ ही होते हैं जो सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो ये कंपटीशन एक दूसरी चीज है। अब कंपटीशन जब होता है, देन देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। ठीक है, तो चूंकि अब ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इतने सारे जीव पैदा हो रहे हैं, सबको खाना चाहिए, सबको आवास चाहिए, और दूसरी बात सबको मेट चाहिए, प्रजनन करने के लिए एक साथी चाहिए, लैंगिक प्रजनन के लिए। ये सारी चीजें चूंकि लिमिटेड होती हैं, तो उनको फूड के लिए, लिविंग स्पेस और दूसरी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में, इससे पहले कि हम आगे की कहानी बताएं, आपको हम ये बता दें, स्लाइड में मेंशन नहीं है, लेकिन जो स्ट्रगल होता है वो 3 प्रकार का स्ट्रगल होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल,
यानी कि अंतरा प्रजातीय संघर्ष। इस प्रकार के संघर्ष में क्या होता है कि एक ही प्रजाति के इंडिविजुअल जो होते हैं वो आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम फेसियोला हिपैटिका के अंडों की बात करें तो वो करीब करीब अगर पूरे लाइफ स्पैन में अरबों अंडे प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन सारे के सारे सरवाइव नहीं करते। उसमें क्या होता है कि एक एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल टाइप होता है। या फिर चलिए उसकी कहानी छोड़ दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई जंगल है, जंगल के में जो पेड़ है उसके बीज गिरे आसपास में, और बीज गिरने के बाद नए जो पौधे हैं उनका प्रस्फुटन हुआ। तो हर पौधा स्ट्रगल करता है धूप के लिए, पानी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए संघर्ष करता है। तो एक ही प्रजाति के बीच होने वाला जो ये संघर्ष है, आपस में जो प्रतिस्पर्धा है, उसको हम अंतरा प्रजातीय संघर्ष कहेंगे। फिर दूसरा अंतर प्रजातीय संघर्ष यानी अंतर जातीय संघर्ष, यानी कि एक से अधिक स्पीसीज के एनिमल अगर एक जगह रहने के लिए स्ट्रगल करें, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ब्रीडिंग प्लेस के लिए। और उसमें क्या होता है कि जैसे एक प्रजाति दूसरे को, उसमें क्या होता है कि उसमें फिर भक्षण और दूसरे जो पैरासिटिज्म और ये सारी क्रियाएं आ जाती हैं कि इसमें परभक्षीय जो होते हैं उनको, जैसे कि लंगूर का पॉपुलेशन जंगल में है तो उसको क्या करता है, शेर खाता है। मान लीजिए शेर के साथ वहां पर चीता भी है, तो इन दोनों के बीच फूड के लिए संघर्ष हो जाएगा, है ना। अगर कोई मान लीजिए कि छिपकली है, वो अगर चींटियों को खा रही है तो चींटियों को खाने वाले जो दूसरे स्पीसीज है उनके बीच संघर्ष होगा। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि प्रत्येक जो परभक्षी है ना, उसका भक्षण करने वाला भी कोई हो जाता है। ये अर्नोल्ड ने देखा था इस बात कि जैसे छिपकली जो है चींटियां खाती है, छिपकली को सांप खा जाता है और सांप जो चील होती है दोनों को खा जाती है। तो इस प्रकार के जो संघर्ष है इनको हम क्या कहेंगे, अंतर जातीय या अंतर प्रजातीय संघर्ष कहेंगे। फिर तीसरा होता है स्ट्रगल विथ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब प्रकृति के साथ संघर्ष होता है, और ये माल्थस की थ्योरी में हमने शायद डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि प्रत्येक जो लिविंग बीइंग है उसके साथ क्या होता है कि एक्सट्रीम हीट होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है, मॉइस्चर का कंडीशन होता है, नमी का कंडीशन होता है, सूखा होता है, बिजली कड़क गिरती है, तूफान आते हैं, है ना, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता है, अकाल की परिस्थितियों में भोजन की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रेडेटर्स होते हैं वहां पे, परभक्षी होते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें जो है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रगल विथ एनवायरमेंट। ये प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ सॉरी जीवों का संघर्ष होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जीवों का संघर्ष वातावरण के साथ होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सारे संघर्ष चल रहे होते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है संघर्ष में कौन जीतेगा। अगर मान लिया जाए कि हम एडमिशन कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में, जितने बच्चों ने अप्लाई किया, अगर सारे बच्चे 80% वाले हो तो हम छांटेंगे कैसे मेरिट बनाएंगे बताइए, नहीं बना सकते ना। तो फिर क्या होता है कि वहां जो चीज काम आती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। हालांकि डार्विन ने जो शब्द यूज किया था दैट वाज वेरिएशन एंड हेरिडिटी, यानी कि भिन्नताएं और उसकी आनुवांशिकी। तो होता यह है कि प्रत्येक जो प्रजाति होती है उसके हर जीव में, यानी कि आप देखिए कि एक अगर माँ बाप के 5 बच्चे हैं तो पांचों भाई बहन एक दूसरे से अलग होते हैं, दूसरी फैमिली के लोग अलग होते हैं, है ना। उसी प्रकार से मतलब एक ही प्रजाति के जो जानवर हैं उनके बीच क्या होता है, वेरिएशन होता है, एंड सम ऑफ द वेरिएशंस आर हेरिटेबल। उसमें से कुछ ऐसे वेरिएशन या जो लाक्षणिक भिन्नताएं होती हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या कहते हैं, उनका ट्रांसफर होता है, वो एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, दे आर हेरिटेबल। उनका क्या होता है कि वंशानुगति होती है उनकी।
अब वो जो वेरिएशन है ये काफी रोल प्ले करता है, क्योंकि इन वेरिएशन की वजह से ही क्या होगा कि आगे वो जीव सरवाइव करेंगे जो किसी वातावरण में रहने के लिए बेटर एडेप्टेड हैं, जिनका अनुकूलीकरण जो अनुकूलित ज्यादा है। ठीक है। अब ये है कि डार्विन के टाइम में इशू ये था कि ये पता नहीं था कि आखिर ये वेरिएशन क्यों होते हैं। अब एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, पांचों अलग अलग हैं, या एक आदमी है बिल्कुल दुबला पतला है, दूसरा खूब मोटा है, तीसरा लंबा है, चौथा छोट छोट बौना है, पांचवा जो है ज्यादा बुद्धिमान है, छठा जो है बिल्कुल भोंदू है ना। एक कोई गोरा है, एक कोई काला है, एक को कोई भी बीमारी लग जाती है, दूसरा सारी बीमारियों से रेजिस्टेंट रहता है, उसको कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे जो वेरिएशंस हैं ये क्यों आते हैं, दैट वाज नॉट नोन टू डार्विन। लेकिन उनको ये ध्यान था कि इस प्रकार के जो वेरिएशन होते हैं, इस प्रकार की जो भिन्नताएं होती हैं, उनकी वंशानुगति होती है। तो क्या लिखा हुआ है कि वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडिविजुअल इन एनी स्पीसीज आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। मैंने वही बात कही आपसे। एंड क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस आर कंसीडर्ड टू बी वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज। ये एक ही स्पीसीज में होने वाला वेरिएशन है, लेकिन इसमें से कौन से कारक हैं जो इसको काउज करते हैं, दैट वाज नॉट नोन टू डार्विन। अब क्या होता है, अब कहानी आती है नेचुरल सिलेक्शन की। तो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्रकृति चयन जो करती है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति चयन किस हिसाब से करेगी, उसमें जो वेरिएशन है, उसमें जो भिन्नता है। जैसे इंडिविजुअल्स हैव नेचुरल वेरिएशंस अमंग देयर इनहेरिटेबल। कुछ में ऐसे प्रत्येक इंडिविजुअल्स में क्या होता है, कुछ ऐसे नेचुरल प्राकृतिक रूप से उसमें आने वाले कुछ भिन्नताएं होती हैं जो इनहेरिटेबल होती हैं, है ना। वो क्या होती हैं, एक से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस प्रकार के वेरिएशन कहीं भी अनुकूलित होने के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कि हो सकता है कि ये जो वेरिएशन हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी रोगों के प्रति ज्यादा क्या कहते हैं सेंसिटिव है, संवेदनशील है, या मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, उसको कुछ ऐसा डिजीज से सफर कर रहा है ना, जिसकी वजह से कि सनलाइट में आते ही उसके शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन उसका सेंसिटिव है। इस प्रकार के जो जीव हैं, वो जिस प्रकार का जो वेरिएशन, इस प्रकार की भिन्नताएं हार्मफुल हैं सरवाइव करने के लिए। दूसरे न्यूट्रल होते हैं, उससे न तो उसको सरवाइव करने में मदद मिलती है, न उससे कोई नुकसान होता है। तीसरा होता है यूजफुल। यूजफुल वेरिएशन वो होते हैं जो वहां सरवाइव करने में मदद करती हैं। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं, हालांकि ये पढ़ाएंगे हम आपको आगे, जब हम सिलेक्शन पढ़ाएंगे, जब नियो डार्विनिज्म तब पढ़ाएंगे, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। इंग्लैंड में जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी ना, तब तक ज्यादातर बर्फ की चादर आसपास बिछी रहती थी, सर्दियां बहुत पड़ती हैं। तो उसमें बिस्टन बिटुलेरिया करके एक इंसेक्ट, वो उस समय क्या था कि दो प्रकार के वेरिएशन होते हैं। एक जो बिस्टन बिटुलेरिया होता है वो काले कलर का होता है, दूसरा सफेद कलर का होता है। अब जब पूरा जो प्राकृतिक बैकग्राउंड पूरा व्हाइट था स्नो की वजह से, तो इन दैट कंडीशन कहानी ये थी कि जो काला वाला था ना, जो काला वाला जो वो रिंग था, उसको उसके प्रीडेटर्स देख लेते तो आसानी से। अब सफेद बर्फ की परत है, उस पर कोई काला वाला बिस्टन बैठा हुआ है, तो उसको आराम से कोई देख लेगा और उसके परभक्षी को खा जाते थे। उस समय सफेद वाला जो था, दैट वाज बेटर सुटेड टू लिव। जो सफेद वाला जो इंसेक्ट था उसमें अनुकूलन बेहतर था, तो वो लिव कर रहा था। फिर क्या हुआ कि इंग्लैंड में आई औद्योगिक क्रांति आने के बाद क्या हुआ कि इतना कोयला जलाया गया वहां से कि कोयले की धूल पूरे वातावरण में फैल गई। तो वो जो बैकग्राउंड था वो व्हाइट होने की बजाय क्या हो गया, वो थोड़ा ग्रेइश हो गया। अब जो ग्रेइश हो गया तो उसमें कैमोफ्लेजिंग जो थी ब्लैक वाले की बेटर थी, व्हाइट वाले की नहीं थी। यानी अब व्हाइट वाला आसानी से दिख जाता था, ब्लैक वाला नहीं दिखता था। तो उसमें क्या हुआ कि कहानी उल्टी हो गई। अब जो ब्लैक वाला था उसको सारे परभक्षी उसको खा जाते थे, व्हाइट वाले नजर नहीं आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाले कंडीशन में क्या था, पहले वाले कंडीशन में कहानी ये थी कि
व्हाइट इंसेक्ट वाज बेटर सुटेड, उसमें अनुकूलन था, ब्लैक वाले में नहीं था, ब्लैक वाले के लिए हार्मफुल था। बात के कंडीशन में ब्लैक वाला जो था दैट वाज बेटर सुटेड, तो ब्लैक वाले के लिए बेनिफिशियल हो गया, व्हाइट वाले के लिए हार्मफुल हो गया। तो इस प्रकार के जो वेरिएशन होते हैं हार्मफुल हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सम वेरिएशंस आर बेटर सुटेड फॉर लाइफ, उसमें से कुछ भिन्नताएं होती हैं जो जीवित रहने के लिए अनुकूलन देती है, जीवन जीने के लिए बेटर सुटेड वेरिएशन होते हैं उस एनवायरमेंट में। और उसके क्या होता है कि जैसे जब फास्ट प्रेडेटर्स है, मान लीजिए चीता है और दूसरा सपोज करो कि कोई एक दूसरा मांसाहारी लायन है। अब लायन के साथ क्या है कि उसमें वो ज्यादा भाग करके शिकार नहीं कर सके, चीता जो है बेटर सुटेड है प्रे को कैप्चर करने के लिए। अब प्रे जो होता है जो ज्यादा तेज भागेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए हिरन है और लंगूर है, तो हिरन तो है जमीन पे ही दौड़ेगा ना, चीता उसको दौड़ के पकड़ लेगा। लेकिन लंगूर जो है वो क्या करेगा, उसको कहीं पेड़ मिल जाएगा फट से, वो वृक्षवासी है ऊपर से चढ़ जाएगा, तो इन दैट केस वो उसमें क्या होगा, हिरन तो मर जाएगा, लंगूर बच जाएगा। या बेटर कैमोफ्लेजिंग, कैमोफ्लेजिंग मतलब होता है कि जैसे एक छद्म बस नहीं पहनते, जैसे मिलिट्री वाले देखते हैं आप, उनका जो ड्रेस होता है वो इस तरह का होता है कि अगर जंगल में चले जाएं तो ऊपर से अगर प्लेन से कोई दूरबीन से देखे भी तो नजर नहीं आएंगे, इसलिए उसको कहते हैं कैमोफ्लेजिंग। तो वो जो देखा था आपने कि बैकग्राउंड में किसी, और बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं उनके जो रंग बिरंगे जो पंखों के कलर होते हैं तितलियों के, दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ कैमोफ्लेजिंग। ठीक है, तो अब देखिए एडेप्टेशन। अब उसमें एडेप्टेशन मैंने कहा कि एडेप्टेशन इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, ये एडेप्टेशन इसी का पार्ट है, थोड़ा सा ये वेरिएशन हेरिडिटी का ही पार्ट है। तो एडेप्टेशन इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। जो अनुकूलन है ये वंशानुगति से आया हुआ एक लक्षण है, वंशानुगत लक्षण है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के वहां पर रहने के चांस को बढ़ा देता है। किसी भी एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है उसके जीवित रहने का चांस बढ़ा देता है। और वेरिएशन एडेप्टेशन मेरे ख्याल से इतनी सारी कहानी हमने आपको बता दी, तो यू नो ऑल दिस दैट एनी हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट इंक्रीजेस द ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, कोई भी ऐसा आनुवांशिक लक्षण जो उस जीव के उस वातावरण में जीवित रहने की क्षमता को, प्रजनन करने की क्षमता को बढ़ा देता है, उसको हम कहते हैं अनुकूलन। और इस प्रकार के एडेप्टेशन क्या है, जैसे टाइगर है, टाइगर के जो पंजे हैं, पंजे में जो नाखून है, अब नाखून है इसकी वजह से वो शिकार कर पाता है। दूसरी बात यह है कि नाखून अंदर चले जाते हैं तो वो दौड़ने में दिक्कत नहीं होती। कैमोफ्लेजिंग कलर, अब देखिए जैसे ये कोई जीव है, अब इसमें ये क्या है, कोई इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट है, इसका कलर ऐसा है कि बैकग्राउंड में छिप जा रहा है। प्लांट का स्ट्रक्चर है, एवॉइडेंस बिहेवियर है कि किसी भी जीव को देख करके कितनी जल्दी आप भाग सकते हो अपने परवक्षी को देख करके, ये भी एडेप्टेशन के कोई लक्षण है। आप सांप में देख रहे हैं कि ये मिमिक्री मतलब ये बैकग्राउंड में छुप जाता है ना, घास फूस के बीच में, तो ये पता नहीं चलता। जैसे ये स्कॉर्पियन फिश है, ये आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पर कुछ है, बट इट्स अ फिश। उसी प्रकार से कई प्रकार के सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, जैसे ये जो है किसी फॉक्स को देख करके जो है ना, ये क्या कहते हैं इसको, क्रेन है ना, ये जो क्रेन चिड़िया है, ये इसको देख करके, इस लोमड़ी को देख करके क्या करता है, ये ऐसा डरावना रूप बनाता है कि लोमड़ी एक बार उससे डर जाए। तो इट्स अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन। उसमें के बाद जो लास्ट बल्कि सेकंड लास्ट, उसके बाद का जो प्रिंसिपल है डार्विन का, दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो यही कहानी हुई ना कि मतलब वेरिएशन था, वेरिएशन के पश्चात कुछ अनुकूलन आ गए। अब जाहिर सी बात है कि जो बेहतर अनुकूलित प्राणी होंगे, दे आर फिटर टू सर्वाइव, मतलब उनमें जो जीवित रहने की क्षमता बेहतर है। जिनमें ज्यादा बढ़िया एडेप्टेशन है, जो ज्यादा अनुकूलित है, उनमें जीवित रहने की क्षमता बेटर है। इसी को हम कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो सबसे सक्षम है, सर्व सक्षम जो है उसकी उत्तरजीविता।
कि एनिमल के एनवायरनमेंट में और उसके सर्वाइव में कोई कनेक्शन होना चाहिए। तो एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, किसी भी दिए हुए एनवायरनमेंट में जो है ना जीवित रहने की और प्रजनन करने की क्षमता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक जीव का एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी प्रजाति को अपना जो जीन्स है उसको वो प्रिजर्व रखना चाहता है, संरक्षित रखना चाहता है। इस वजह से किसी भी दिए एनवायरनमेंट में जो जानवर बेहतर अनुकूलित है, उनका जो अनुकूलन होता है वहां रहने के लिए और प्रजनन करने के लिए, उसको हम कहते हैं फिटनेस। तो कौन कितना फिट है? जो सबसे ज्यादा फिट होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम एडमिशन कर रहे हैं किसी क्लास का, तो हम वहां पर जो आपका हायर परसेंटेज है ना, वो आपके लिए फिटनेस है। लेकिन अगर मैं क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कर रहा हूं तो वहां जो बेहतर खेलता है वो उसके लिए फिटनेस है। दोनों परिस्थितियां, तो ये परिस्थितियों के आधार पर उसका जो फिटनेस क्राइटेरिया है किसी भी जीव का वो बदल जाता है। फिटनेस डिपेंड ऑन हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म सूटेड इन द एनवायरनमेंट। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं और ये पढ़ते भी आ रहे हैं आप। फिर होता है नेचुरल सिलेक्शन, ये प्रकृति जो है चयन करती है। किसको चयन करती है? जो बेहतर सूटेड होते हैं। अब यहाँ पर ये डार्विन ने कहा कि thou art weighed in the balance of nature and art found wanting, मतलब वो नेचर में उनको तौला जाता है और ये देखा जाता है कि नेचर किसको चाहती है। अब यहां मैं एक बात और करूंगा। आपने लमार्क के सिद्धांत में पढ़ा था कि घोड़े से जिराफ कैसे बना था। उसने क्या कहा कि जिराफ ने कोशिश करने के बाद गर्दन को लंबे करने का लगातार प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से कालांतर उसकी गर्दन लंबी होती गई। डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में कि अगर जिराफ के गर्दन के लंबे होने की प्रक्रिया को, लंबे होने का जो लक्षण आपको दिखाई पड़ता है, उसको आप डार्विन के सिद्धांत के आधार पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसमें एक्सप्लेन ऐसे किया जैसे घोड़े जैसे प्राणी थे बहुत सारे। अब उसमें से क्या था? वेरिएशन था। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार क्या था? वेरिएशन था। किसी की गर्दन ज्यादा लंबी थी, किसी की कम लंबी थी, किसी की नॉर्मल थी। अब जब जमीन पर घास नहीं है तो उस कंडीशन में पेड़ की पत्तियां खाने के लिए कौन बेहतर सूटेड है? जिसकी गर्दन लंबी। फिर मान लीजिए कि एक टाइम ऐसा था कि जो गर्दन की लंबाई 4 से 5 फीट थी, तो जाहिर सी बात है 4 फीट वाला मिनिमम फिट है और 5 फीट वाला बेहतर फिट है। फिर जो 5, तो जाहिर सी बात है 4 फीट वाले ज्यादातर जानवर जो है भूखे रह करके अक्सर वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। और जो लंबी गर्दन वाला प्राणी है, क्योंकि ये एक हेरिटेबल, मान लीजिए कि ये एक ऐसा लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, तो उस कंडीशन में जो लंबी गर्दन वाला होगा तो अगली पीढ़ी में क्या होगा कि कुछ 4.5 फीट के होंगे, कुछ 5 फीट के होंगे, कुछ 5.5 के भी होंगे। फिर इन दैट कंडीशन 4.5 वाला जो है मिनिमम फिट होगा और 5.5 वाला, फिर वो 5 फीट वाला बेहतर सर्वाइव करेगा, फिर 5 फीट वाला बेहतर सर्वाइव करेगा, ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, तो इन दैट केस क्या होगा कि कोई 6 फीट गर्दन वाला भी होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो वेरिएशन था ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी संकलित होता चला गया कि जैसे 5 फीट वाले की संतति 5.5 थी, 5.5 फीट वाले की संतति मान लीजिए 6 फीट वाली है, वो सर्वाइव करेगी। 6 फीट वाली है, उसकी 6 फीट ऊंची गर्दन वाले सर्वाइव करे, 6.5 वाला था 7 फीट गर्दन वाले सर्वाइव कर रहे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि नीचे से जो कम सर्वाइव करने वाले जो इंडिविजुअल थे वो धीरे धीरे प्रकृति ने उसको हटा दिया। चयन किसका किया? प्रकृति ने चयन उसका किया जिसकी गर्दन सबसे ज्यादा लंबी थी। तो ये कहानी होती है चयन की या नेचुरल सिलेक्शन की। द नेचुरल एनवायरनमेंट सिलेक्ट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म विद बेटर सूटेड इनहेरिटेड ट्रेट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये मैंने बता दिया। वेरिएशन काउज विद इन द स्पीसीज, जो वेरिएशन स्पीसीज में होता है वही इसको, तो वेरिएशन बेसिकली इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा डार्विन के हिसाब से, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो प्रकृति के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा कि उसका चयन कर सके। प्रकृति चयन किस आधार पर करती है? वेरिएशन के आधार पर करती है, भिन्नता के आधार पर करती है। अगर 2 जानवर भिन्न है तो उसमें जो बेहतर अनुकूलित है उसको प्रकृति चयन कर लेती है, जो अनुकूलित नहीं है उसको प्रकृति रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो ऑस्प्रिंग इनविट द बेटर ट्रेट्स एज होल द पॉपुलेशन इंप्रूव्स
फॉर अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की, जैसे उनके जो भी संतति होंगे उनमें बेटर ट्रेट्स डेवलप होते जाएंगे, क्या कहते हैं, वेरिएशन की वजह से या इनहेरिटेबल वेरिएशन की वजह से, और वो किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या होंगे, बेटर सूट होंगे। तो गुड एडेप्टेशन अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड पास। जो बेहतर एडेप्टेशन होते हैं, जो अच्छे अनुकूलन होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को न सिर्फ सर्वाइव करने में मदद करते हैं, बल्कि वो जो है ऑफ स्प्रिंग में पास भी होते हैं, उनकी संततियों में वो ट्रांसफर भी होता है। इसको कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट या फिट, गुड फिटनेस। इससे ये रिप्रोड्यूस करेंगे। लो फिटनेस वाला बहुत कम ऑफ स्प्रिंग होंगे और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। डार्विन ने इसको वैसे ही कहा जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन में प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, या पोल्ट्री फार्मिंग में जो करते हैं, या जो गाय वगैरह की ब्रीडिंग कराते हैं बेहतर दूध के लिए, तो उनसे कंपेयर किया। तो इसको कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो सबसे सक्षम है, जो सबसे बेहतर अनुकूलित है, उनकी उत्तरजीविता होगी प्रकृति चयन के कार्यक्रम में। ठीक है, तो ये सर्वाइवल मीन्स मोर देन जस्ट। अच्छा, सर्वाइवल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जिंदा रहो। सर्वाइवल का मतलब ये है कि आप रिप्रोड्यूस करो और जो अनुकूलन आप में है उसको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर भी करो। सो उत्तरजीविता तभी सार्थक होगी जब आप मतलब जो जानवर है, बेहतर अनुकूलित जानवर है, वो रिप्रोड्यूस करे, प्रजनन करे और अपने जो अच्छे ट्रेट्स हैं उसको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर भी करे। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर चूज करती है ना। आर्टिफिशियल सिलेक्शन है मैन चूज करता है। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड ओवर द सेवरल ऑफ जनरेशन। वो कई पीढ़ियों तक जो अच्छे लक्षण हैं वो लगातार उसकी वंशानुगति होती है। और फिर आप देखिए दूसरी बात की नेचुरल सिलेक्शन जो होता है किसी प्री डिटरमिन डायरेक्शन में नहीं जाता। होता क्या है कि जो प्रकृति है, जैसे देखिए ये बहुत अच्छा एक्चुअली आप देखिए कि ये जिफ टाइप एक फाइल में से है कि पृथ्वी पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई, है ना। देखिए जैसे पहले यूनिफाइड मास था, लॉरेसिया था, गोंडवाना लैंड था, फिर गोंडवाना लैंड कैसे बटा, ये सब हम बता चुके हैं आपको ऐसे पहले वाले लेक्चर में। और पृथ्वी का कंडीशन, क्योंकि पृथ्वी जो है वो लगातार परिवर्तित हो रही है, तो इसका वातावरण भी परिवर्तित हो रहा है। जब वातावरण परिवर्तित होगा तो किस दिशा में परिवर्तित होगा, ये कहना थोड़ा सा क्या कहिए, इसकी भविष्यवाणी करना बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये एक अनिश्चित प्रकार का एक भविष्य है कि किस दिशा में पर्यावरण या वातावरण बदलेगा। और किसी भी जीव को क्या होगा कि वातावरण के हिसाब से ही बदलना पड़ता है। जैसे अभी हमने वो इंग्लैंड के विस्टर्न बिटलेरिया वाला एग्जाम्पल बताया, ये पता थोड़ी था कि जो व्हाइट बैकग्राउंड जो होता है ग्रे हो जाएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से कि जो एडेप्टेशन है उसका क्राइटेरिया ही बदल जाएगा, उसका मानदंड ही बदल जाएगा अनुकूलन का। ये सारी चीजें डिपेंड करती है। फिर आखिरी जो पॉइंट है डार्विन के सिद्धांत का वो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज या स्पेसिएशन कहते हैं इसको। अब मॉडर्न इवोल्यूशन या मॉडर्न जेनेटिक्स की भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन, प्रकृति का प्रजाति का निर्माण। इसको डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कहा था। तो उन्होंने क्या लिखा कि जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, जो अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, जो वेरिएबिलिटी होती है, भिन्नता होती है, उसकी जो वंशानुगति होती है, इस वजह से क्या होता है कि कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उस प्रजाति के, दे आर बेटर एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। और ये एडेप्टेशन जो होते हैं ये क्योंकि ये इसका अनुकूलन बेहतर है, इससे इस प्रकार के अनुकूलन जो होते हैं इसको संरक्षित रखा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया जाता है। और ये एडेप्टेशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, संग्रहित होते हैं। और संग्रहित होते होते क्या होता है कि एक ऐसे जीव का निर्माण हो जाता है जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओवर मेनी जनरेशन फेवरेबल एडेप्टेशन ग्रेजुअली एक्यूमुलेट्स। जो पॉजिटिव अनुकूलन है, जो ऐसा अनुकूलन है जो उसको सर्वाइवलिटी देता है, जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है, वो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करते हैं, वो जमा होते हैं। और जो दूसरे वाले, जो गंदे वाले मतलब बैड वाले, जो ऐसे अनुकूलन जो उनको उस वातावरण रहने की क्षमता नहीं देते, तो वो धीरे धीरे
डिसअपियर हो जाते हैं। तो अच्छे अनुकूलन जो होते हैं वो क्रमशः संग्रहित हो जाते हैं और एक्युमुलेटेड होते होते क्या होता है कि एक ऐसे इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए कि घोड़े जैसे प्राणी से जिराफ बना था, लेकिन आज की तारीख में घोड़े को देखो और जिराफ को देखो, दोनों में क्या है, बहुत फर्क है। एंड नाउ जिराफ क्वालिफाइज फॉर बीइंग अ न्यू स्पीसीज। जिराफ जो है एक नए प्रजाति के रूप में विकसित हो चुका है, स्थापित हो चुका है, एक नया प्रजाति वो बना चुका है। ये अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न है। और ऐसा क्यों हुआ कि जो भी फेवरेबल एडेप्टेशन थे, जो भी ऐसे अनुकूली लक्षण थे, इनका लगातार संग्रहण होते होते क्या हुआ, गर्दन थोड़ी लंबी, फिर लंबी, फिर लंबी, फिर लंबी होते होते बहुत लंबी हो गई, अब बिल्कुल भिन्न हो गई। तो इस प्रकार से जो न्यू स्पीसीज का निर्माण होता है उसको ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज या स्पेसिएशन कहते हैं। और ये बहुत, इसमें क्या होता है कि इट टेक्स मेनी मेनी जनरेशंस टू डू। इसमें मतलब सैकड़ों पीढ़ियां लगती हैं तब जाकर के इस प्रकार के स्पीसीज का निर्माण होता है। तो 4 फैक्टर हैं बेसिकली, है ना, 4 फैक्टर हैं। एक है ओवर प्रोडक्शन, बता दिया आपको कि प्रजनन करने की अपार क्षमता होती है। कंपटीशन, क्योंकि फूड, स्पेस, मेट सब सीमित है इसलिए उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। फिर जेनेटिक वेरिएशन होता है, वेरिएशन होता है, हेरिडिटी होती है कि वेरिएशन होता है, हेरिटेबल वेरिएशन, एक से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ एक एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, और अनुकूलन के पश्चात क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है कि प्रकृति उन इंडिविजुअल्स का, उन प्राणियों का चयन करती है जो बेहतर अनुकूलित हैं। तो ये चारों फैक्टर जो डार्विन के अनुसार की जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, जैविक विकास है, दिस इज द कंसीक्वेंस ऑफ दीज 4 फैक्टर। वो इन चारों कारकों के का परिणाम है, ठीक है। और ये साथ साथ काम करते हैं, किसी भी लिविंग पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि देखिए प्रकृति है चेंजिंग, प्रकृति बदल रही है, तो कंपटीशन का, वेरिएशन का, एडेप्टेशन का सारा क्राइटेरिया बदलता रहता है। तो डार्विन के साथ एक कहानी, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आपसे कि जब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर विचार कर रहे थे या उसको एक डिटेल शेप दे रहे थे डार्विन ना, उसी टाइम एक दूसरे प्रकृति विज्ञानी थे, नाम था उनका अल्फ्रेड रसल वेलेस। उनका भी प्लांट और एनिमल्स के स्टडी में बड़ी रुचि थी और उन्होंने भी एक थ्योरी बनाई। थ्योरी बनाने के बाद क्या हुआ, अच्छा इसमें एक चीज और थी कि जो अल्फ्रेड रसल वेलेस ने जो थ्योरी लिखी ना, उसमें माल्थस के सिद्धांत का भी जिक्र था। तो वेलेस, चूंकि ये सारे कंटेम्परेरी थे, सारे प्रकृति विज्ञानी थे, एक दूसरे को जानते थे, तो उन्होंने अपना सारा जो एक था ना, वो सारी जो फाइंडिंग्स थी, जो 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 उन्होंने प्रेक्षण से देखा था, जो थ्योरी निश्चित की थी, वो डार्विन को पढ़ने के लिए भेजा। ठीक है, डार्विन को पढ़ने के लिए भेजा। अब डार्विन को तो ये देख के लगा ये तो हमारी थ्योरी है यार, वो बड़े परेशान से हो गए। तो इसी टाइम इन दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, शायद नाम था उनका जोसेफ हुकर। जरूर आपने बॉटनी की क्लास में नाम सुना होगा, क्योंकि जो बेंथम और हुकर वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, उसमें एक हुकर यही थे, जो हुकर थे यही थे। उन्होंने फिर इंटरवीन किया और दोनों को भाई कन्विंस किया कि आप ऐसा करो कि अपनी जो फाइंडिंग है, आपका जो डिलीब्रेशन है, वो एक साथ साथ प्रेजेंट कर दो। और फिर 1 जुलाई 1958 में दोनों ने मिल करके ज्वाइंटली लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में ये पेपर पढ़ा था। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा कि अल्फ्रेड रसल वेलेस ने उनको अपना भेजा था और वो थॉट सेम थे। तो डार्विन ने ये देखा है तो गड़बड़ होगी बात, फिर वो हुकर ने एक्सप्लेन किया और फिर वेलेस के ऐसे के साथ उन्होंने अपना सिद्धांत पढ़ा। और इसीलिए शुरू में ये कहा गया, इस थ्योरी को कहते हैं डार्विन वेलेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन बाद में डार्विन ने अपनी बुक जब पब्लिश कर ली तो ज्यादातर लोग यही मानने लगे ये डार्विन का काम है। तो नेचुरल ये सारी बातें हम आपको बता चुके। डार्विन के क्या पोस्टुलेट थे, इंडिविजुअल्स विद इन स्पीसीज वेरिएशन होता है, वो सरवाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सब मैं बता चुका। इट्स अ काइंड ऑफ रिपीटिशन। तो कि होता क्या है कि कई बार एक ही जानवर जो होता है
उसके भिन्न भिन्न संतति जो होते हैं वो अलग अलग परिवेश में जाकर के अलग अलग स्पीसीज के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये सारी चीजें देखिए, इसी अब घोड़ा है, ये घोड़े का कैसे इवोल्यूशन हुआ है देखिए कि किस प्रकार से ये जो घोड़ा था इसका नाम था, ये हमें पढ़ाना भी है आपको, एक सिलेबस में भी है आपके, ये है ईओ हिप्पस। फिर उसके बाद करीब 4 करोड़ साल पहले मीजो हिप्पस बने। अब देखिए इस समय घोड़े की उंगलियां थी 5। फिर क्या हुआ कि बीच वाली उंगली बड़ी हो गई और ये दोनों उंगली साइड में हो गई। फिर क्या हुआ, बीच वाली बहुत बड़ी होगी साइड में। आपने अगर गाय का खुर देखा या घोड़े का खुर देखा है ना, तो उसके पैर के पीछे आपको इस प्रकार की उंगली दिखाई पड़ती होगी। इसका मतलब दे वेर ऑल पेंटाडेक्टाइलस, वो 5 उंगलियों वाले प्राणी थे जो जीव थे। और देखिए घोड़े में शरीर में कैसे विकास हुआ कि गर्दन पहले झुकी हुई थी, घास खाते, फिर ये गर्दन थोड़ी सी दी, फिर ऊंची हुई, फिर ऊंची हुई, और अब जो मॉडर्न हॉर्स है वो ऐसा है। और इसमें बीच वाली उंगली ही आ गई, साइड वाली जो उंगलियां थी सब पीछे चली गई। सो इस प्रकार से जो हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं कि कॉमन, अगर इस प्रकार से इवोल्यूशन की क्रिया हुई है तो जाहिर सी बात है ज्यादातर जो प्रजातियां आज धरती पर हैं उनके कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, ये कोई कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक से आगे गया, ये 2 ब्रांच निकला, फिर ये शाखा और आगे चली गई, फिर एक ब्रांच निकला, उससे कई और स्पीसीज बने, फिर उससे और स्पीसीज बने। तो इस प्रकार से एक कॉमन एंसेस्टर से हजारों तरह की प्रजातियों का निर्माण होता है, और इस प्रकार की जो फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं, उसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, ऐसा बनाया जा सकता है। तो इसमें डार्विन ने सिद्धांत ये कहा कि लिविंग थिंग्स हैव बीन इवॉल्विंग ऑन अर्थ, जो जीवित प्राणी है या पौधे हैं वो धरती पर करोड़ों वर्षों से इवॉल्व होते रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि उस समय डार्विन का जो थ्योरी था, उससे मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय न तो हमें डीएनए का पता था कि डीएनए क्या होता है या जीन्स क्या होते हैं, या जीन्स का तो नाम ही किसी ने नहीं लिया था उस टाइम तक। और उसके सबसे बड़ी बात कि उस समय जो जेनेटिक्स का सिद्धांत था, जिसके वजह से क्या पता चला कि वेरिएबिलिटी या भिन्नता कैसे आती है, ये सारी चीजें ज्ञात नहीं थी। तो डार्विन की थ्योरी जो है बाद में जब जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ज्ञान का सपोर्ट मिला तो उसको बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया गया और उसको कहा गया नियो डार्विनिज्म। वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट वेयर द क्रिटिसिज्म, कि वो कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु आलोचना के थे, माने इनका जो सिद्धांत के जो आलोचक थे या जो जिन पॉइंट्स पर इनकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई इनके सिद्धांत के, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।